बैक टू आयुर्द्रव्य। आज के इस वीडियो में हम द्रव्य गुण विज्ञान के आधार और महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे द्रव्य गुण विज्ञान की परिभाषा, द्रव्य गुण विज्ञान का प्रयोजन एवं महत्व, द्रव्य गुण विज्ञान का चिकित्सा में प्रयोग, द्रव्य गुण विज्ञान के सप्त पदार्थ। नमस्कार। आयुर्वेद की दुनिया तो बहुत विशाल है, काफी गहरी भी, और आज हम इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ द्रव्य गुण विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हमारे पास एक स्रोत है, आयुष द्रव्य यूट्यूब चैनल के वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट जो इसी विषय का परिचय देता है। जी। तो आज का हमारा मिशन आप कह सकते हैं क्या है? हम आयुर्वेद के इस फाउंडेशनल अंग की बुनियादी बातों को जरा सरल और स्पष्ट तरीके से समझना चाहते हैं। ये सिर्फ जड़ी बूटियों के बारे में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। तो ये क्या है, इतना जरूरी क्यों है और इसके मूल सिद्धांत क्या हैं? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। द्रव्य गुण विज्ञान को देखिए, आयुर्वेद की रीढ़ की हड्डी कहना भी गलत नहीं होगा। अच्छा। हाँ, यह हमें द्रव्य यानी हर तरह के पदार्थ, अब चाहे वो औषधि हो, आहार हो या कुछ और, उसके गुण यानी उसकी प्रॉपर्टीज और उसके कर्म यानी शरीर पर होने वाले असर को समझने का विज्ञान है। हमारे पास जो स्रोत है वो इसके परिचय और महत्व पर काफी अच्छी रोशनी डालता है। ठीक है, तो शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। द्रव्य गुण विज्ञान। 3 शब्द हैं इसमें, द्रव्य, गुण और विज्ञान। स्रोत में द्रव्य की व्याख्या थोड़ी दिलचस्प लगी। सिर्फ फिजिकल सब्सटेंस नहीं बल्कि मूर्त और अमूर्त दोनों। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। द्रव्य का मतलब सिर्फ कोई स्थूल वस्तु ही नहीं है। आयुर्वेद में इसकी अवधारणा काफी व्यापक है। अच्छा। इसमें वो चीजें भी शामिल हो सकती हैं जिनका शायद भौतिक स्वरूप ना हो, पर गुण और कर्म हो। पर हाँ, आमतौर पर हम इसे पदार्थ या सब्सटेंस के रूप में ही समझते हैं। और गुण का मतलब है उसकी अपनी विशेषताएं या प्रॉपर्टीज, जैसे कोई चीज भारी है या हल्की, गर्म है या ठंडी, इस तरह की चीजें। ठीक है। और विज्ञान मतलब उस विषय का व्यवस्थित, एक तरह से सिस्टमाइज्ड ज्ञान। तो सरल भाषा में कहें तो द्रव्य गुण विज्ञान वो शास्त्र है जो हमें पदार्थों, उनके गुणों और उनके शरीर पर होने वाले प्रभावों यानी कर्मों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करना सिखाता है। स्रोत में आचार्य प्रियव्रत शर्मा की एक परिभाषा का भी जिक्र है, द्रव्याणाम नाम रूपाणी गुणकर्माणि सर्वशः। ये सुनने में तो काफी सारगर्भित लगती है। इसका व्यावहारिक मतलब क्या हुआ? ये परिभाषा असल में द्रव्य गुण के पूरे दायरे को समेट लेती है। बहुत खूबसूरत है। इसका अर्थ है वो शास्त्र जिसमें द्रव्यों के नाम मतलब सही पहचान, नॉमेनक्लेचर, रूप मतलब मॉर्फोलॉजी, उसकी बाहरी बनावट जिससे उसे पहचान सके। अच्छा, पहचान। हाँ, फिर गुण, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज, कर्म यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, शरीर पर उसका असर, और प्रयोग, एप्लीकेशन या थेराप्यूटिक यूजेस, इन सब का सर्वशः यानी पूरी तरह से समग्र रूप से विवेचन हो, वही द्रव्य गुण विज्ञान है। मतलब सिर्फ लिस्ट नहीं है कि ये जड़ी बूटी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसका पूरा जीवन चक्र समझने जैसा है, पहचान से लेकर सही इस्तेमाल और उसके असर तक, सब कुछ। अच्छा, तो ये सिर्फ क्या नहीं बल्कि कैसे, क्यों और किस लिए सब कुछ शामिल करता है। वाह, एक तरह से किसी पदार्थ का पूरा ऑपरेशनल मैनुअल। हाँ, कह सकते हैं। अगर ये इतना व्यापक है तो इसकी जरूरत क्या है, इसका महत्व क्यों है? स्रोत इसके प्रयोजन या यूटिलिटी पर जोर देता है। पहला बताया गया है आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों की पूर्ति। ये कैसे? सही कहा। आयुर्वेद के 2 मुख्य लक्ष्य या प्रयोजन माने गए हैं, जैसा कि अक्सर हम सुनते हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। हाँ, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा। बिल्कुल, उसे बनाए रखना। और दूसरा, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी जो रोगी हो गया है उसके रोगों को शांत करना, उसे ठीक करना। ठीक। स्वस्थ रहने के लिए कैसा आहार लेना है वो भी द्रव्य है, किन चीजों से बचना है और बीमार होने पर कौन सी औषधि देनी है वो भी द्रव्य है। तो इन सभी सवालों का जवाब कहीं ना कहीं द्रव्य गुण के ज्ञान पर ही आधारित है। यानी ये सिर्फ बीमारों के लिए नहीं, स्वस्थ लोगों के लिए भी उतना ही जरूरी है। ये बात ध्यान देने लायक है। बिल्कुल, प्रिवेंशन और क्योर दोनों के लिए। अच्छा, दूसरा बिंदु स्रोत में था शरीर के दोष, धातु और मल की साम्यावस्था बनाए रखना। यहाँ सामान्य और विशेष सिद्धांत का जिक्र है। ये थोड़ा जटिल लगता है, ये कैसे काम करता है? हाँ, ये आयुर्वेद के सबसे मूलभूत सिद्धांतों में से एक है और बहुत लॉजिकल भी है। अच्छा। सिद्धांत है सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम।
हरास हेतुर विशेषश्च करके एक श्लोक आता है। इसका सरल मतलब है कि सामान्य यानी समान गुण वाली चीजें शरीर में उन गुणों से संबंधित तत्वों को बढ़ाती हैं, जैसे दोष धातुमल, ओके। और विशेष यानी विपरीत गुण वाली चीजें उन्हें कम करती हैं। अब इसका आधार क्या है? आयुर्वेद मानता है कि हमारा शरीर और सृष्टि के सभी द्रव्य पंच महाभूतों से बने हैं। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। बिल्कुल, ये 5 मूल तत्व। तो ये पंच महाभूत वाला सिद्धांत यहाँ लागू होता है। एकदम, चूंकि शरीर और द्रव्य दोनों का मूल उपादान मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स एक ही हैं, पंच महाभूत, तो हम उनके गुणों की तुलना कर सकते हैं। अच्छा। अगर मान लीजिए शरीर में वात दोष बढ़ गया, जिसके गुण रूखापन और हल्कापन है, तो हम उसके विपरीत गुणों वाले द्रव्य जैसे तेल या घी जो स्निग्ध और भारी है, उनका प्रयोग करके उसे कम कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई धातु कम हो गई है तो समान गुण वाले द्रव्यों से उसे बढ़ाया जा सकता है। तो द्रव्यों के गुण कर्म का ज्ञान हमें इस सामान्य विशेष सिद्धांत का उपयोग करके शरीर में संतुलन मतलब होम्योस्टेसिस स्थापित करने में मदद करता है। समझ गया। तो ये तत्वों के स्तर पर समानता और विरोधाभास का उपयोग करके संतुलन बनाने का विज्ञान है। बहुत दिलचस्प जी। और इस संतुलन का सीधा संबंध फिर तीसरे प्रयोजन से जुड़ता होगा, चिकित्सा कर्म का संपादन। निश्चित रूप से ये संतुलन बनाना ही तो चिकित्सा का एक बड़ा हिस्सा है, और चिकित्सा के लिए हमें औषधियां चाहिए यानी द्रव्य चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ स्रोत एक चेतावनी भी देता है, सिर्फ द्रव्य का पता होना काफी नहीं है, उसका समुचित प्रयोग आवश्यक है। समुचित प्रयोग मतलब? समुचित मतलब सही ज्ञान के साथ, सही मात्रा में, सही तरीके से, सही समय पर, सही व्यक्ति के लिए, ये सब मायने रखता है। यह समुचित प्रयोग वाली बात वाकई महत्वपूर्ण लगती है। बहुत ज्यादा। स्रोत कहता है कि अगर हमें किसी द्रव्य के गुण, कर्म, मात्रा और अनुपान मतलब किसके साथ लेना है, इन सब का सही ज्ञान नहीं है, तो वही द्रव्य जो अमृत जैसा फायदेमंद हो सकता था, गलत प्रयोग से विष जैसा हानिकारक भी हो सकता है। बाप रे। हाँ, जैसे कोई बहुत शक्तिशाली औषधि है, अगर गलत मात्रा में दे दी या गलत व्यक्ति को दे दी तो नुकसान कर सकती है। वहीं अगर हमें उसका पूरा ज्ञान है जो हमें द्रव्य गुण विज्ञान देता है, तो हम उसका सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं। ये तो बहुत जिम्मेदारी वाली बात हुई। ज्ञान ही अमृत और विष के बीच का अंतर तय कर रहे हैं। तो बिल्कुल। प्रयोजन तो स्पष्ट हुए, अब इसके शास्त्रीय महत्व पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। स्रोत में चरक संहिता के सूत्र स्थान के पहले अध्याय का हवाला दिया गया है, जहां आयुर्वेद की परिभाषा दी गई है। हाँ, ये एक बहुत ही अहम संदर्भ है। चरक संहिता के पहले अध्याय में आयुर्वेद को परिभाषित करते हुए कहा गया है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। इसका एक प्रमुख अर्थ ये है कि जिस शास्त्र में हितकर आयु यानी स्वस्थ जीवन और अहितकर आयु यानी रुग्ण जीवन के लिए क्या पथ्य है, मतलब हितकर द्रव्य, आहार, विहार, और क्या अपथ्य है, मतलब अहितकर द्रव्य, आहार, विहार, इसका वर्णन हो, वही आयुर्वेद है। अच्छा। अब सोचिए, हितकर और अहितकर क्या हैं? ये मूल रूप से द्रव्य ही तो हैं, उनके गुण और कर्म ही तो हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो द्रव्य गुण का ज्ञान ही आयुर्वेद का सार है। एक तरह से चरक ने द्रव्य गुण को आयुर्वेद का पर्याय ही बता दिया। वाह, मतलब एक विषय को पूरे शास्त्र के बराबर का दर्जा। ये तो सचमुच इसकी गहरे महत्व को जताता है। जी हाँ। एक और बड़ी दिलचस्प बात स्रोत में थी, आयुर्वेद को शाश्वत यानी इटर्नल क्यों माना जाता है? इसका संबंध भी द्रव्य गुण से है। जी हाँ, ये भी एक गहरा बिंदु है। चरक संहिता के ही सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में इसका जिक्र है। वहां कहा गया है कि आयुर्वेद शाश्वत है, स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वाच्च। इसका मतलब है कि ये शाश्वत इसलिए है क्योंकि जो भाव यानी पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उनका स्वभाव मतलब उनका मूल गुणधर्म वो नित्य है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। हमेशा एक जैसा? हाँ, जैसे अग्नि का स्वभाव हमेशा उष्णता, गर्मी और दाहकता जलाना ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। पानी का स्वभाव शीतलता और द्रवता रहेगा। ठीक है।
तो क्योंकि द्रव्यों के ये मूल गुणधर्म बदलते नहीं हैं, उन पर आधारित ज्ञान यानी आयुर्वेद भी शाश्वत है, टाइमलेस है। ये द्रव्य गुण के महत्व को और भी ज्यादा रेखांकित करता है, क्योंकि ये आयुर्वेद की नित्यता उसकी इटर्निटी का आधार बनता है। तो विज्ञान इसलिए शाश्वत है क्योंकि उसका विषय यानी द्रव्य अपने मूल स्वभाव में शाश्वत है। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया है ना? स्रोत में राजनिघंटु की एक उपमा भी थी व्याकरण वाली। वो क्या थी और क्यों इतनी सटीक मानी जाती है? हाँ, वो उपमा बहुत प्रसिद्ध है और बहुत सटीक भी। राजनिघंटुकार कहते हैं कि जैसे किसी भाषा को अच्छी तरह जानने, समझने और प्रयोग करने के लिए उसके व्याकरण मतलब ग्रामर का ज्ञान जरूरी है। हाँ, बिना ग्रामर के तो भाषा का सही इस्तेमाल मुश्किल है। बिल्कुल, बिना व्याकरण के आप भाषा का सही और शुद्ध प्रयोग नहीं कर सकते, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ठीक उसी प्रकार एक वैद्य या चिकित्सक के लिए द्रव्यगुण विज्ञान का ज्ञान अनिवार्य है। अच्छा। बिना द्रव्यगुण के ज्ञान के चिकित्सा करना वैसा ही है जैसे बिना व्याकरण के भाषा बोलना। चिकित्सा अधूरी रह जाएगी, अप्रभावी होगी और यहाँ तक कि हानिकारक भी हो सकती है। ये उपमा द्रव्य गुण की जो फाउंडेशनल इंपॉर्टेंस है उसको बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। बिल्कुल सही उपमा है। ये एकदम स्पष्ट कर देती है कि ये कोई ऑप्शनल विषय नहीं बल्कि अनिवार्य ज्ञान है। अनिवार्य है। अब यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है, जैसा स्रोत में भी इशारा किया गया है। अगर द्रव्य गुण इतना मौलिक, इतना अनिवार्य है, तो फिर आयुर्वेद के जो 8 अंग गिनाए जाते हैं, अष्टांग आयुर्वेद, हाँ, काय चिकित्सा, शल्य, शालाक्य वगैरह, हाँ, उनमें इसे अलग से 9वां अंग क्यों नहीं माना गया? ये सवाल बहुत वाजिब है और अक्सर उठता भी है। स्रोत बताता है कि आचार्य चरक ने खुद इस जिज्ञासा का समाधान किया है। चरक कहते हैं कि द्रव्य गुण व्यापक है। व्यापक मतलब? व्यापक मतलब ऑल परवीडिंग, जो हर जगह मौजूद हो। आप सोचिए, क्या अष्टांग आयुर्वेद का कोई भी अंग ऐसा है जिसमें द्रव्यों का प्रयोग ना होता हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। काय चिकित्सा में दवाइयाँ लगती हैं। शल्य चिकित्सा, सर्जरी में उपकरण है, औषधियां हैं, संज्ञा हरण के लिए, घाव भरने के लिए, सब द्रव्य हैं। हाँ, सही है। शालाक्य में मतलब ईएनटी और ऑप्थाल्मोलॉजी में दवाइयाँ, अंजन, नस्य वगैरह लगते हैं। बाल रोग, विष विज्ञान, रसायन, वाजीकरण, हर अंग में द्रव्य अनिवार्य है। हाँ, ये तो है। बिना पदार्थों के तो कोई चिकित्सा संभव ही नहीं लगती। बिल्कुल। तो चूंकि द्रव्य गुण का ज्ञान और द्रव्यों का प्रयोग आयुर्वेद के सभी 8 अंगों में समान रूप से आवश्यक है और उनमें व्याप्त है, ये किसी एक अंग की सीमा में बंधा नहीं है। अच्छा। ये उन सभी का आधार है, उन सब में समाहित है। इसीलिए इसे अलग से एक अंग के रूप में गिनने की जरूरत नहीं समझी गई। ये तो सभी अंगों का अभिन्न अंग है, आप कह सकती हैं। ये तर्क तो बहुत ठोस है। ये ऐसा कहने जैसा हुआ है कि भाई सामग्री या इंग्रेडिएंट्स खाना पकाने की कोई अलग शाखा नहीं है, बल्कि हर तरह की कुकिंग का आधार है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। ठीक है, तो हमने इसकी परिभाषा, प्रयोजन और गहरे शास्त्रीय महत्व को समझा। अब आते हैं इसके काम करने के तरीके पर। स्रोत द्रव्य गुण के पदार्थों की बात करता है, यानी वो मूल तत्व जिनके आधार पर द्रव्यों को समझा जाता है। भाव प्रकाश मिश्र ने 5 पदार्थ बताए थे। हाँ, मध्यकाल के एक महत्वपूर्ण आचार्य हुए भाव प्रकाश मिश्र। उन्होंने अपने ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु में द्रव्य के गुणों और कर्मों को समझने के लिए 5 मूल पदार्थ या कहें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताएं। कौन कौन से? ये हैं, पहला रस यानी टेस्ट, जो स्वाद हमें जीभ से पता चलता है। मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला, ये 6 रस। ठीक है। दूसरा गुण यानी प्रॉपर्टी, द्रव्य की भौतिक और सूक्ष्म विशेषताएं, जैसे गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, 20 मुख्य गुण माने जाते हैं। तीसरा वीर्य यानी पोटेंसी, द्रव्य का शरीर पर मुख्य रूप से ठंडा असर होता है या गर्म, तो 2 वीर्य, शीत और उष्ण। ओके, हॉट या कोल्ड पोटेंसी। हाँ। चौथा विपाक यानी पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, पाचन पूरा होने के बाद द्रव्य का शरीर में जो अंतिम प्रभाव या स्वाद बनता है, ये 3 तरह का होता है, मधुर, अम्ल और कटु। अच्छा, पचने के बाद का असर। जी। और 5वां प्रभाव यानी स्पेसिफिक अनएक्सप्लेनेबल एक्शन। कुछ द्रव्यों का ऐसा खास असर होता है जिसे हम रस, गुण, वीर्य, विपाक के आधार पर समझा
नहीं पाते, वो उसका अपना प्रभाव होता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कुछ मणियों या रत्नों का धारण करने से जो असर होता है, या कुछ खास जड़ी बूटियों का बहुत विशिष्ट असर जिसे बाकी 4 से एक्सप्लेन ना किया जा सके। अच्छा, तो ये 5 आधार थे द्रव्यों को समझने के: रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। लेकिन स्रोत कहता है कि आजकल 7 पदार्थ माने जाते हैं। ये बदलाव क्यों और कैसे हुआ? जी, आधुनिक काल के एक बहुत बड़े विद्वान हुए आचार्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य। उन्होंने इस पर विचार किया और महसूस किया कि द्रव्य को समझने के लिए 2 और तत्वों को स्पष्ट रूप से शामिल करना जरूरी है, जिससे विश्लेषण और सटीक हो सके। कौन से 2 तत्व? उन्होंने भाव प्रकाश के 5 पदार्थों में 2 और जोड़े। छठा, द्रव्य यानी सब्सटेंस इटसेल्फ। अच्छा, पदार्थ खुद ही? हाँ, क्योंकि रस, गुण वगैरह रहते तो द्रव्य में ही है, इसलिए द्रव्य को ही पहला और मुख्य पदार्थ माना। और 7वां, कर्म यानी एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। कर्म? हाँ, मतलब द्रव्य शरीर में जो विशिष्ट क्रिया करता है, जैसे दीपन भूख बढ़ाना, पाचन खाना पचाना, लेखन खुरचना, अनुलोमन वगैरह। कर्म द्रव्य का अंतिम परिणाम है। तो आज के समय में द्रव्य गुण विज्ञान में इन्हीं 7 पदार्थों द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव और कर्म का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। किसी भी द्रव्य को पूरी तरह समझने के लिए इन 7 पहलुओं पर विचार करते हैं। ये एक बहुत ही व्यवस्थित और कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क बन गया है। हाँ, यह 7 पदार्थों वाला ढांचा वास्तव में बहुत संपूर्ण लगता है। इसने द्रव्य को और उसके प्रभाव को पूरी तरह से विश्लेषित करने का एक तरीका दे दिया है। चलिए, तो आज की इस गहरी चर्चा को अब समेटते हैं। जी, हमने समझा कि द्रव्य गुण विज्ञान सिर्फ जड़ी बूटियों की लिस्ट नहीं है, बल्कि सभी पदार्थों के नाम, रूप, गुण, कर्म और उनके सही प्रयोग का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। बिल्कुल, और हमने देखा कि इसका महत्व सिर्फ रोगों के इलाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य की रक्षा करने में, शरीर में संतुलन बनाए रखने में भी है। हाँ, वो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम वाली बात। जी, यह आयुर्वेद का इतना आधारभूत हिस्सा है कि इसे शास्त्रों में आयुर्वेद का पर्याय तक कहा गया है, और इसे आयुर्वेद की शाश्वतता का आधार भी माना गया है, क्योंकि द्रव्यों के गुणधर्म नित्य होते हैं। और हमने उन 7 स्तंभों के बारे में जाना जिनके आधार पर द्रव्य गुण काम करता है: द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव और कर्म। हाँ, इन्हीं के माध्यम से हम किसी भी पदार्थ को गहराई से समझकर उसका सही उपयोग कर सकते हैं। सही कहा। और आज की बातचीत के बाद एक विचार मन में आता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हाँ, बताइए। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अनगिनत द्रव्यों का सेवन करते हैं। हमारा भोजन, मसाले, फल, सब्जियां, पानी, दूध, घी, ये सब द्रव्य ही तो है। हाँ, बिल्कुल। क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि इनके अपने गुण और कर्म क्या है? हमारी रसोई में ही कितना द्रव्य गुण विज्ञान छुपा हुआ है। सही बात है। हल्दी, अदरक, जीरा। बिल्कुल, जो पारंपरिक ज्ञान हमारी दादी नानी के नुस्खों में पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, क्या वो आज भी प्रासंगिक है? और क्या हम उस समझ का उपयोग करके अपने आहार विहार को बेहतर बनाकर, छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से बचकर अपने जीवन को और स्वस्थ बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारे अपने अनुभव और थोड़ी और खोज में छिपा है।